तीन घूंघट वाली बहू की बेशरम सास का करवा चौथ। संध्या, नीति और सिया साड़ी पसंद आई कि नहीं? माँ जी देखिए ना, मुझे ये साड़ी अच्छी लग रही है। दिखा तो जरा। अरे बहू, कम से कम अब इस घूंघट को तो ऊपर कर देती। पेट तक तूने घूंघट किया हुआ है, ऐसे में तो तुझसे शॉपिंग भी नहीं होगी। नहीं माँ जी, मुझे अब इस घूंघट की आदत हो गई है, मैं इससे भी शॉपिंग कर लेती हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, सिया और नीति भी इसी तरह शॉपिंग कर रही है। अच्छा ठीक है। वैसे जो साड़ी तू घूंघट में भी ढूंढ कर लाई है वो बहुत अच्छी लग रही है। अरे नीति, सिया, तुम्हें कुछ पसंद आया कि नहीं? हाँ माँ जी, करवा चौथ के लिए ये साड़ी मुझे अच्छी लग रही है। ठीक है, जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है वो जल्दी से लेकर आओ, मैं पैक करवा देती हूँ। शकुंतला ऐसे बोलकर अपनी बहुओं को लेकर काउंटर पर आ गई और साड़ियों को पैक करवाने लगी। हाँ जी मैडम जी, आपकी ये वाली साड़ियां पैक करनी है? हाँ ये। शकुंतला शकुंतला और हिमांशु दोनों ही एक दूसरे को देखकर कुछ देर के लिए मानो जम गए हो। अब ठीक तो है माँ जी? हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? जल्दी जल्दी से पैक करवाकर ये साड़ी ले आओ, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। शकुंतला ऐसे बोलती हुई बाहर चली गई। वहीं काउंटर पर लगे हुए आदमी ने उसकी बहुओं की ली हुई साड़ियों को पैक किया और तीनों बहुएं उससे बिल कटवाने लगी। तीनों ही बहुएं कंफ्यूज थीं कि आखिर उनकी सास और उस आदमी का एक दूसरे से क्या रिश्ता है, लेकिन उन्होंने खुलकर कुछ पूछा नहीं। शकुंतला जब से बाजार से आई थी तभी से वो गुमसुम थी। सिया, ये माँ जी को क्या हो गया है? जब से बाजार से आई है तब से बस ऐसे ही खोई खोई सी है। उस आदमी और माँ जी का जरूर कोई ना कोई रिश्ता है। सही कहा, माँ जी की होश गुम हो जाना ये सब नॉर्मल नहीं है। एक तरफ सभी बहुएं कंफ्यूजन में थीं, तो वहीं दूसरी तरफ शकुंतला कुछ इस तरह से सोच रही थी। मैं तो उसको भूल चुकी थी, नाम भी याद नहीं करना चाहती थी मैं उसका, लेकिन इतने सालों के बाद भी वक्त ने मुझे वहीं लाकर खड़ा कर दिया। शकुंतला ने अभी ऐसे बोला ही था कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो कि उसे बाजार में टकराया था। ये किसका नंबर है? हेलो शकुंतला, तुम क्यों फोन किया है? क्या चाहते हो? मेरी बात तो सुनो शकुंतला, ऐसे गुस्सा मत करो। किस्मत ने हमें एक बार फिर से मिलने का मौका दिया है, इसका फायदा उठाओ। जानती हो, आज भी कुछ नहीं बदला है। मेरा प्यार सब कुछ पहले जैसा ही है। लेकिन वक्त और हमारे रास्ते बदल चुके हैं हिमांशु। अब मैं कोई कुंवारी लड़की नहीं हूँ। माना मेरे पति मनमोहन जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी 3 बहुएं हैं, बेटे भी हैं। ऐसे में अब मैं दोबारा अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहती तुम्हें। मुझे भूल जाओ। हिमांशु और शकुंतला ऐसे ही बातें करने लगे। दरअसल हिमांशु और शकुंतला का कॉलेज का प्यार था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन हिमांशु के गरीब होने की वजह से शकुंतला के बाप ने उसे नहीं अपनाया और शकुंतला की मनमोहन नाम के आदमी से शादी करवा दी। शकुंतला हिमांशु को बहुत चाहती थी, लेकिन वो अपने बाप के खिलाफ नहीं गई। शादी के कुछ सालों बाद ही शकुंतला के पति का देहांत हो गया और फिर उसने ही अपने बेटों को पालकर बड़ा किया। ऐसे ही समय बीतता गया और आज फिर से हालातों ने उन दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। शकुंतला हिमांशु से बातें कर रही थी और दरवाजे के बाहर खड़ी हुई उसकी बहुएं उसकी बातों को सुन रही थीं। शकुंतला ने काफी देर तक हिमांशु से बातें की और फिर, ठीक है, मैं कल को तुमसे मिलने आऊंगी। अब बस करो, वरना कोई हमारी बात सुन लेगा। ठीक है, मैं कल का बेसब्री से इंतजार करूंगा। ऐसे बोलकर हिमांशु ने फोन काट दिया। वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी हुई घूंघट वाली बहुएं बात बनाने लगी। हे राम, माँ जी ने तो हद ही कर दी। हमारी सासू माँ तो बहुत ज्यादा बेशरम है। देखो तो ससुर जी के जाने के बाद ये गैर मर्दों से चक्कर चला रही है। माँ जी कल किसी से मिलने जाने वाली है, चलो हम भी नजर रखेंगे। ठीक है, हम भी तो देखें कि आखिर माँ जी कहाँ जाएंगी। तीनों बहुओं ने अपनी सास का पीछा करने का मन बना लिया। फिर क्या था, ऐसे ही अगला दिन भी निकल आया। करवा चौथ करीब था, इसलिए हर रोज ही औरतें खरीदारी के लिए बाहर आना जाना कर रही थीं। शकुंतला भी बहाने से निकल गई। सिया, नीति, माँ जी चली गई हैं, चलो हम भी चलते हैं। वैसे तो वो सरगी का सामान खरीदने को बोलकर गई हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि बस सरगी तो वो अपना बचाव करना चाहती हैं। वो जरूर इसी आदमी से मिलने गई होंगी। सही कहा, चलिए चलकर अपनी बेशरम सासू माँ का राज जानते हैं। तीनों बहुएं भी ऐसी बातें बनाकर शकुंतला के पीछे पीछे आईं और फिर एक जगह पर उनके कदम ठहर गए। बस बस बस, सभी यहीं ठहर जाओ। उन तीनों ने घूंघट तो किया ही हुआ था, साथ ही वो दुबक भी गईं, क्योंकि आगे की तरफ शकुंतला और हिमांशु थे। हिमांशु ने शकुंतला के आगे एक थाल की हुई थी। शकुंतला, तुम आज भी उतनी ही सुंदर हो जितनी कि पहले हुआ करती थी।
और मेरा प्यार भी आज भी वैसा ही है जैसे पहले था। मेरे लिए ये सामान ले लो। ये सफेद साड़ी तुम्हारे ऊपर अच्छी नहीं लगती है। तुम मेरे नाम का सिंदूर मांग में भरवा लो और दोबारा अपनी जिंदगी को रंगीन कर दो। देखा, ये दोनों बेशरम तो शादी करने वाले हैं। नहीं हिमांशु, ये नहीं हो सकता। तुम बात को समझो। अब हमारा मिलन नहीं होगा। मैं भी तुमसे आज ही उतना प्यार करती हूँ जितना कि पहले था, लेकिन ना तो मैं तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाऊंगी और ना ही अब मेरी जिंदगी में रंग आएगा, इसलिए मुझे भूल जाओ। शकुंतला ऐसे बोलकर हिमांशु के पास से वापस लौटने के लिए अपना रुख मोड़ ली कि तभी उसकी तीनों बहुएं उसके सामने आ गईं। रुक जाइए माँ जी। तुम तीनों, तुमने मेरा पीछा किया? हाँ माँ जी, क्योंकि कल हमने आपकी फोन पर होने वाली बातें सुन ली थी, लेकिन वो सब बस एक तरफा थी। माँ जी, हम आपको गलत समझ रहे थे और इसीलिए हम आपके पीछे पीछे आए, लेकिन हमें माफ कर दीजिए। हमने अभी अभी आप दोनों की बातें सुनी। माँ जी, अब जिंदगी आपको मौका दे रही है, आपको पहले प्यार को आपकी जिंदगी में लाने का, तो फिर क्यों इसे जाया करना। माँ, आप सालों से अकेली हो। ससुर जी ने अपना सारा वक्त अपने काम को दिया, कभी आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपने अपना सब कुछ उन पर ही कुर्बान किया। पर अब तो ससुर जी यहाँ नहीं है। हिमांशु जी को आपने नहीं, भगवान ने आपके पास आने का मौका दिया है। माँ, खुद को इतना दुखी मत कीजिए। अपनी बहू की बात सुनकर शकुंतला की आंखें भर आईं और वो संध्या से लिपट गई। फिर क्या था, अगले ही दिन का करवा चौथ था। हिमांशु ने शकुंतला को करवा चौथ के लिए शॉपिंग करवाई और शकुंतला ने उसके नाम का व्रत रखने का मन बना लिया। शकुंतला की बहुएं उसके सपोर्ट में थी। आधी रात को छिपकर शकुंतला ने सरगी खाई और व्रत कर लिया। उसके बेटे हिमांशु के बारे में नहीं जानते थे। माँ, आपने सुबह नाश्ता नहीं किया? तबीयत खराब है क्या? हाँ बेटा, वो मैं ठीक हूँ। माँ को नाश्ता हमने दे दिया था, उन्होंने नाश्ता कर लिया है, आप चिंता मत कीजिए। सिया ने बात को संभाल लिया, लेकिन शकुंतला परेशान थी कि वो हिमांशु के बारे में अपने बेटों को कैसे बताएगी। इसी सोच में सारा करवा चौथ का दिन बीत गया और अब शाम हो चुकी थी। शकुंतला की तीनों बहुएं भी सच संवर गईं और साथ ही उन्होंने शकुंतला को भी दुल्हन की तरह सजा दिया। बहुओं, मुझे क्यों तैयार कर रही हो? क्योंकि आज ही के दिन हम आपकी शादी करवाएंगे माँ जी। क्या कहा? हाँ माँ जी, माना कि आपके लिए मुश्किल है, लेकिन एक ना एक दिन तो ये होना ही था ना। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। सिया की बात सुनकर शकुंतला कुछ शांत सी हो गई, लेकिन वो घबराई हुई ही थी। ऐसे ही शाम को छत पर चांद देखने जाने का समय हो गया। शकुंतला भी सज धज कर छत पर आई। उसे देखकर उसके तीनों बेटे चौंक गए। माँ? वीर जी, हम लोग आपको सब कुछ बता देंगे। मैं ही बता देता हूँ, तुम्हारी माँ और मैं शादी कर रहे हैं। हिमांशु ने आकर अपना राज खोल दिया और फिर पूरी बात सभी के सामने आई। तीनों बेटे अपनी माँ पर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन फिर उनकी पत्नियों ने उन्हें समझाया। आप सभी गुस्सा करना बंद कीजिए। माँ जी अगर दूसरी शादी कर भी रही हैं तो इसमें गलत क्या है? जरा सोचिए, अगर माँ पहले चली जाती तो क्या बाबूजी दूसरी शादी नहीं करती? हाँ, अगर कर भी लेते तो आप ऐसे ही उनके ऊपर भी उंगली उठाते क्या? नहीं, तो फिर माँ को क्यों रख रहे हैं? ये माँ की जिंदगी है और बहुत हुआ इनकी जिंदगी में बस सफेद रंग। अब हिमांशु जी को माँ की जिंदगी में रंग भरने दीजिए ना। तीनों ही बहुओं ने अपने पतियों को खूब समझाया। बेशक वो तीनों घूंघट करती थी, लेकिन बहुत ज्यादा खुले विचारों और ऊंची सोच की थी। उनकी बातें सुनकर शकुंतला के बेटे भी अपनी माँ की दूसरी शादी पर राजी हो गए और फिर सभी ने अपनी अपनी पत्नियों का व्रत खुलवाया। हिमांशु ने भी शकुंतला का व्रत खुलवाया और तभी उसकी मांग को भी भर दिया। इस तरह शकुंतला की जिंदगी में भी रंग भर गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आप बताओ, बुढ़ापे में अपनी जिंदगी संवारना गलत है या सही? कमेंट करके हमें अपना जवाब जरूर दें।